हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू महिंद्राज। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है महिंद्राज के इस प्लेटफॉर्म पे। आज का जो एग्जाम पर चर्चा का विषय है वो है आईबीपीएस क्लर्क 2023। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि इस एग्जाम को लेकर हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या बारीकियां हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, पिछले वर्ष क्या कट ऑफ रहा है, आगे आने वाले समय में आपका सेफ अटेम्प्ट क्या हो सकता है। हम सिर्फ प्रीलिम्स की बात नहीं करने वाले, हम मेंस की भी बात करेंगे। और इन सब चीजों के लिए हमारे साथ हमारे अपने चहीते एक्सपर्ट सर नितिन सर हैं। तो सर से हम लोग बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमारा एग्जाम रहा है, किस तरीके से हम आगे आने वाले एग्जाम को लेकर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले सर ओपनिंग लाइन ये है कि एग्जाम कब है, कब से ये स्टार्ट होगा, यानी प्रीलिम्स के लिए बच्चों के पास कितना समय है इन टोटलिटी, और प्रीलिम्स से लेकर मेंस के बीच में कितना समय है। बिल्कुल, जैसा कि काफ़ी लंबे टाइम से हमारे एस्पिरेंट्स आईबीपीएस की वैकेंसी का वेट कर रहे थे, तो सर क्लर्क की वैकेंसीज आ चुकी हैं कहीं ना कहीं, और ये वैकेंसीज आप तुरंत फॉर्म फिल करना आई थिंक आप सबने शुरू कर दिया होगा, काफ़ी लोग फिल कर चुके होंगे। आप 1 जुलाई से 21 जुलाई तक अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो कोशिश करिए आप जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। दूसरा पार्ट बनता है प्रीलिम्स एग्जाम का। अब एस्पिरेंट्स के दिमाग में ये चीज तो है ही कहीं ना कहीं कि फॉर्म अभी हम अप्लाई कर रहे हैं, अब एग्जाम कब होगा और क्या एग्जाम तक हम अपने आप को किस तरह से तैयार करें। कितना समय है सर आज की डेट से यदि हम मान के चलें तो लगभग कितना समय है? सर अभी जो नोटिस में दिया हुआ है आपको, अगस्त लास्ट वीक या सितंबर फर्स्ट वीक में तो आपके एग्जाम ऐसे कह सकते हैं कि 1.5 महीने का समय। हाँ, 1.5 से 2 महीने, 2 महीने भी नहीं है, पर 1.5 महीने ही मान के चलिए उसको। बिल्कुल बिल्कुल 1.5 महीने का ही समय। आपको क्या लगता है 1.5 महीने सफिशिएंट है एक प्रीलिम्स एग्जाम, वो भी बैंक का प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करना? देखिए सर, अगर कोई बच्चा बिगिनर है, मतलब जिसकी तैयारी पहले से थोड़ी बहुत चल रही है और उसे ब्रश अप करना है अपनी प्रिपरेशन को, तो उसके लिए तो ये मोर देन सफिशिएंट टाइम है। बिल्कुल, क्योंकि उस बच्चे को क्या करना है, स्पीड टेस्ट वगैरह सॉल्व करना है और अपनी स्पीड पे फोकस करना है, अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करना है। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो अभी बिगिनर है और अभी शुरुआत करना चाहता है, लाइक उसने अभी ग्रेजुएशन अपना किया है और चाहता है कि बस मैं अब तैयारी करना शुरू कर दूं और उसके बाद में मैं इसी बार सिलेक्शन ले लूं, तो उसके लिए थोड़े से चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं। करने के लिए ये चीजें कोई बाहरी नहीं है, सबसे पहले ये समझिए, आपके प्रिपरेशन का पार्ट है। बहुत सारी चीजें इस चीज पे भी मैटर करती हैं कि आपने ग्रेजुएशन तक कौन से सब्जेक्ट्स स्टडी किए। लाइक किसी का बैकग्राउंड अगर मैथमेटिक्स का है सर, तो उसके लिए इस एग्जाम्स में मैथ्स क्लियर करना काफी आसान बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। पर पैटर्न सर एक्चुअली क्या है ना, जो आप एकेडमिक्स की पढ़ाई करते हैं, जो कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन में मैथ्स आती है, इनफैक्ट इंग्लिश की भी बात, इंग्लिश में तो भी सिमिलैरिटी है एकेडमिक्स से, पर कॉम्पिटिटिव में मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में बहुत ज्यादा मतलब ऐसा है कि अगर नहीं भी बैकग्राउंड है तो वो भी आराम से कर सकता है। ऐसा है क्या? बिल्कुल कर सकता है, अगर किसी पर एज हो जाता है एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस। जैसे मेरा रीजनिंग सब्जेक्ट, मैथ्स मान लो मेरा सब्जेक्ट रहा है मेरे एकेडमिक्स में, एंड देन मैं किसी एग्जाम में जा रहा हूँ, देन वो एक फीलिंग पहले से बन जाती है, मेंटालिटी बन जाती है कि भाई मैथ्स में रहे तो मैथ्स मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं करेगी। बच्चे की सॉल्व करने की सर आदत रहती है, पर करना पड़ेगा क्योंकि उसके लिए तरीका अलग है। इन क्वेश्चंस का जो वनडे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, दे आर वेरी डिफरेंट। उनके लिए अप्रोच भी जो है वो बिल्कुल अलग सी हो जाएगी और उस पर आपको काम कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। क्या लगता है सर, ये 1.5 महीने का समय किसी के लिए, मान लो कोई बच्चा आज से तैयारी शुरू कर रहा है, यानी समवन हु इज गोइंग टू अपीयर वेरी फर्स्ट टाइम इन एनी बैंकिंग एग्जामिनेशन, वो बच्चे के लिए भी ये सफिशिएंट है या सही है? मतलब वो कर सकता है, और जो प्रिपरेशन पहले से कर रहा है वो भी कर सकता है, क्या ऐसा है? और अगर ऐसा है तो इन दोनों के लिए क्या आप प्लान बताएंगे, क्या बोलेंगे, क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज, जो एस्पिरेंट्स इस बार फर्स्ट टाइम करने वाले हैं जी, एग्जाम देने वाले हैं फर्स्ट टाइम, उन एस्पिरेंट्स को सबसे पहले तो अपना सिलेबस देख लेना चाहिए कि क्या क्या सिलेबस है, क्योंकि टाइम कम है और स्पेसिफिक तैयारी चाहिए हम लोगों को। सिलेबस देखने की जब आप बात करते हैं तो सिर्फ नाम पढ़ने से है कि उससे संबंधित क्वेश्चन को भी जानना?
क्वेश्चन को भी जानना और साथ ही साथ किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन रहे हैं पर्टिकुलर टॉपिक से, जो सिलेबस से। बिल्कुल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए कि भाई अगर मैं कोडिंग डिकोडिंग कर रहा हूं या डायरेक्शन है सिलेबस में मेरे, या कोई भी टॉपिक है, पजल से रिलेटेड किस तरह की पजल आ रही है, या मैथमेटिक्स का कोई टॉपिक है, इंग्लिश का कोई टॉपिक है, तो उससे रिलेटेड जैसे आरसी पढ़ने के लिए बोला जाता है, करने के लिए बोला जाता है, और वेटेज भी काफी हाई रहता है सर। 9 to 10 मार्क्स का आपको आरसी प्री लेवल पे ही देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अब 10 मार्क्स 30 मार्क्स का आपका पूरा पेपर है इंग्लिश का प्रीलिम्स का, उसमें से 10 मार्क्स का अगर आरसी आ गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो सोचिए 1/3 पार्ट आपके एग्जाम का कहीं ना कहीं पूरे इंग्लिश के सेक्शन का 1/3 पार्ट का वेटेज वो आरसी रख रहा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रख रहा है। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये तो है नहीं कि अर्थ लेवल पे जो स्टोरी टाइप की आती थी उस तरह का नहीं है, तक ही लिमिटेड होगा, सीधी सी बात। हालांकि क्लर्क है सर, क्लर्क के प्रीलिम्स में आपको क्या लगता है कैसे जो है वो आरसी हो सकते हैं, या बहुत कोई इकोनॉमिक्स इकोनॉमी से रिलेटेड या कोई वर्ल्ड अफेयर से रिलेटेड तो कम ही चांस बनते हैं? देखिए सर, अभी अगर मैं बात करूं क्लर्क की, तो यहाँ पे पेपर का लेवल तो इजी रहने वाला है, ठीक है, उसके लिए आप परेशान मत होइए, कोई भी पेपर का लेवल इजी होगा। जनरली अगर कोई न्यूज आर्टिकल भी आपका आता है एग्जाम में, या इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज भी आती है, तो आप आसानी से अंडरस्टैंड कर पाएंगे उससे। ऐसा ही होगा कि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, यानी बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स यूज हुए वाले पैसेजेस उस तरह का नहीं मिलेगा। हाँ, मेंस लेवल पे आपको मिल सकता है, बिल्कुल मिलता ही है। इनफैक्ट सर मेंस लेवल पे तो ऐसे कई बार पे आरसी में देखा गया है कि टर्म्स ऐसे होते हैं कि अगर आप उसको बारे में नहीं जानते हैं तो फिर वो पैसेज की अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप नहीं हो पाएगी, और फिर वो आप गलत करेंगे उसमें बहुत मींस थीम और टोन को पकड़ना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो सबसे पहले मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा, इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो रीडिंग मस्ट है। रीडिंग आप ज्यादा से ज्यादा करिए और स्पीड टेस्ट ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए। दूसरी चीज, जब आप स्पीड टेस्ट सॉल्व करेंगे तो कुछ स्पेसिफिक सर इसको कैटेगोरिकली लेके चलते हैं। मैं आपको सबसे पहले ये बोलता हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ जी, मेरे पास, मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ किसी बैंक एग्जाम को देने के लिए, क्लैरिकल है, मैं थोड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुका हूँ, यानी मेरे पास 1.5 महीने का समय है। आप मुझे क्या सलाह देंगे, मुझे क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, बहुत फिर हम बात करेंगे कि मैं पहले से प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो वैसे बच्चों के लिए ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो बताइए। तो सबसे फर्स्ट टाइम, मेरा फर्स्ट टाइम है। ठीक है। तो जिनका फर्स्ट टाइम है, सबसे पहली चीज आपको 2 पॉइंट्स पे वर्क करना पड़ेगा। पहला पार्ट हो गया आपका प्रीवियस ईयर पेपर्स, जो आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मिल देगा, नोट करते रहिएगा। दूसरा पार्ट आपका हो गया कि जिन टॉपिक्स में आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, अब उनसे रिलेटेड आपको स्टडी करनी है, ठीक है। अब उससे रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए, आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, वो सारी चीजें आपको महिंद्राज ऑलरेडी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। चाहे वो ऑफलाइन क्लासेस के रूप में हो, हमारी ब्रांचेस पैन इंडिया में है, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस के रूप में हो, चाहे वो ऑनलाइन, बिल्कुल हर जगह आपको क्लासेस मिल जाएंगी। तो अब आपको उस टॉपिक पे अपना ग्रिप बनाना है, ठीक है। जैसे पजल में अगर आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, सिर्फ स्पीड टेस्ट देने से नहीं होगा कि मैंने स्पीड टेस्ट दिया और मेरा 30% मार्क्स आ गया, तो 30% में तो नहीं होगा ना। अब बार बार हम वही मिस्टेक अगर रिपीट कर रहे हैं तो नहीं होने वाला। तो आपको अब वर्क करना है किस चीज पे, उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, और ज्यादा से ज्यादा गलत कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अब ये बिल्कुल क्वेश्चन उठेगा दिमाग में, सर कितने टाइम की पढ़ाई करें, कितना टाइम दें स्टडी को। तो देखिए, अब ऐसे मान के चलिए आपके पास डे एंड नाइट में 24 आवर्स होते हैं, आपका पूरा टाइम स्टडी का है। आप दूसरे काम जो कर रहे हैं आप वो उधार लेके कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई से, सोने का काम हो गया, खाने का काम हो गया, और बाकी सारी चीजें। अब आपके दिमाग में जो प्रिपरेशन चल रहा है कि मुझे टारगेट है मेरा 1.5 महीने में मुझे अचीव करना है, ये 50 डेज का मेरा टारगेट है, इसे अचीव करना है, ये टारगेट आपका जब 24 आवर्स आपके माइंड में चलेगा, यही आपको आपकी सिलेक्शन तक पहुंचाने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, पूरा टाइम पढ़ाई का है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कोई 24 आवर्स पढ़ सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन आपके माइंड में थॉट भी अगर आपकी स्टडी से रिलेटेड आ रहे हैं तो आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही बात, ठीक है सर, बिल्कुल एग्री करता हूँ। और ये मुझे लगता है बहुत सारी चीज जब आप मैनिफेस्ट करते हैं या कोई चीज क्रिएट करते हैं अपने लिए, अचीव करने के लिए, अटेन करने के लिए, तो उसमें विचारों का बहुत खेल होता है। अगर आपके अंदर है ही नहीं है, विचार ही नहीं आ रहा है, यानी सुबह से शाम तक हम ऐसे काम करते रह रहे और ये पता ही नहीं है कि हम क्या तैयारी कर रहे हैं, कौन सा एग्जाम आ रहा है आगे, ये दिमाग में आया ही नहीं है, बिल्कुल। अब यकीन मानिए आप सही रास्ते पे तो सही नहीं है, कंफर्म है।
बिल्कुल। और अगर सही रास्ते पे आप हैं, आप डेडिकेटेड हैं, आप चाहते हैं कि आप वो कर लें, तो विचार तो बहुत ज़रूरी है। सोचते हैं तभी बिल्डिंग बनाते हैं सर, जैसा सोच लिया वैसी बिल्डिंग बनाते हैं। बिल्कुल सर। हाँ, एक और सजेशन है मेरा आप सभी को जो बिगिनर्स हैं स्पेशली, बेसिकली आप अपनी तरफ से अपना 100% देने वाले हैं। एंड सपोज कि ऐसा कुछ होता है, क्योंकि आपके साथ में वो भी बैठे होंगे, हो सकता है जो 2 ईयर से प्रिपरेशन कर रहे हो, या जो पीओ लेवल पे अपने आप को तैयार कर चुके हो, प्री लेवल क्वालिफाई कर चुके हो, या मेंस से बाहर हुए हैं, या इंटरव्यू से बाहर हुए हैं, ठीक है, ऐसे भी एस्पिरेंट्स हो सकते हैं और होते ही जनरली। अगर हम देखें तो कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे रहते हैं। तो अब हमारे दिमाग में क्या आया कि मेरा 1.5 महीने का प्रिपरेशन था, 50 डेज का प्रिपरेशन था, और मैं अचीव नहीं कर पाया, ठीक है, लेकिन सामने वाले ने इतनी जल्दी अचीव कर लिया। तो आप ये मत सोचिए कि आपका 50 डेज का था इसलिए आपका नहीं हुआ, और उसका अभी आपसे भी कम डेज का प्रिपरेशन था उसका हो गया। उसका प्रिपरेशन ऑलरेडी कहीं ना कहीं चल रहा था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर सपोज कि किसी बच्चे का एग्जाम क्लियर नहीं होता है, तो सोचिए जरा, ये प्रॉफिट का काम है या लॉस का काम है, जरा बताइए। आप 50 डेज अगर रिगरस एफर्ट करते हैं तो अगले एग्जाम को आप क्लियरली क्वालिफाई कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, सोच के देखिए जरा। क्योंकि जो प्रिपरेशन है वो एक लेवल तक आपका पहुंच जाएगा, इनहेंस हो जाएगा 50 डेज के अंदर। फिर आपको थोड़ा सा और एफर्ट लगाना होगा और अगले एग्जाम को आप आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि जिन बच्चे जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनफैक्ट अगर आपके पास कम समय है, लाइक इफ यू फील लाइक कि आपके पास केवल 60 डेज से कम समय है आपके पास, और आप अभी तैयारी स्टार्ट करें, तो आपके लिए तरीका सर के हिसाब से कि आप सबसे पहले सिलेबस देख लो। सिलेबस देखने का मतलब है कि देखो कि कौन कौन से टॉपिक्स बैंकिंग में आते हैं, प्रीलिम्स में आते हैं। उसके लिए सबसे बढ़िया जगह सर ने बताई कि प्रीवियस ईयर पेपर है। उसमें भी प्रीवियस ईयर पेपर आपको ये गाइड करेगा, कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस वो हर बार आपको रिपीटेडली दिखेंगे। वो बताएंगे आपको कि देखो मुझे पक्का कर लो तो मैं मिल जाऊंगा, मेरी तरफ से श्योरिटी है सिलेक्शन की, बाकी लोगों से हिसाब कर लो, तो उन क्वेश्चन को निपटा लोगे आप। बाकी क्वेश्चन सर का कहना एक और मुझे अच्छा लगा, सर आपने कहा कि मॉक टेस्ट दो जो गलती कर रहे हो, क्योंकि वैरायटी क्वेश्चन जो ट्रेंडिंग में होंगे मॉक टेस्ट में जल्दी या स्पीड टेस्ट में जनरली वही आपको मिलेंगे। बिल्कुल। तो एक तो होता है कि हम पूरे सिलेबस को एक सिस्टमैटिक वे में कवर करते हुए आगे बढ़े, और एक होता है एग्जाम स्पेसिफिक जब हम हैं, बिल्कुल, तो हमें केवल क्या करना है कि जो आ रहा है, जो ट्रेंड है, उसको कंसीडर करते हुए उसके हिसाब से एक प्लान बना के एग्जीक्यूट कर दे, प्रिपरेशन करें, मॉक टेस्ट दें, स्पीड टेस्ट दें, उसमें जो गलत हो उसके क्वेश्चंस कई प्रैक्टिस करें, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को देखें। डिफॉल्ट आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब वो प्रीलिम्स वाले जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जैक्टली वो आपके कब तैयार हो गए। बिल्कुल, ऑब्वियसली सबसे बेस्ट तरीका यही है आपका। अगर 50 डेज में आपको पूरी तरह से अपने आप को तैयार करना है, तो सबसे अच्छा तरीका यही है। क्योंकि अगर आप सिलेबस कंप्लीट करने पे जाएंगे एग्जैक्टली, तो वो अलग वे में निकल जाएगा, और उसके लिए आपको आगे समय मिलेगा, आगे एग्जाम्स के लिए उस हिसाब से आप चलेंगे। और जो आपने कहा कि जो तैयारी यहाँ की रहोगे वो आगे आपको निश्चित रूप से फायदा करेगी, इसमें भी कर जाएगा। वो कोई वो नहीं है कि आप 1.5 महीने के अंदर प्रीलिम्स का एग्जाम, यहाँ भी आपका स्कोर इनहेंस हो गई होगा। जैसे एक महान इंसान ने एक पॉइंट डिस्कस किया था, उसने बोला कि आपका 10 साल में क्या टारगेट है, क्या क्या करना चाहते हैं आप 10 साल में, तो फिर वो राइट डाउन करके दीजिए। तो उसको 10 इयर्स का अपना टारगेट राइट डाउन करके दिया गया। अब उसने कहा कि इस काम को आपको टारगेट बनाना है कि 1 साल में करना है। ये श्योर था कहीं ना कहीं कि वो 10 साल का टारगेट, जितने भी काम हैं वो 1 साल में नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी उस बंदे ने 1 साल के अंदर अगले 5 इयर्स के टारगेट कंप्लीट कर ही डाले। आप समझ रहे हैं इस चीज की इंटेंसिटी क्या है? सही पॉइंट पे आप लेके गए हैं, और ये बिल्कुल हकीकत है सर। अगर आप जब थोड़ा सा आगे का लेके चलते और लिमिट करते, पुश करते हैं ना, जब तो आप उससे ज्यादा जो आप जेन्युइनली जो आपके अंदर एक जेन्युइन जो कैपेबिलिटी होती है उससे ज्यादा आप अचीव कर लेते हो। ऑब्वियसली अब आपके पास है टारगेट, आपके पास है 15 डेज के बाद में एग्जाम है, तो अब आप जनरल से हटके ही मेहनत करोगे। चलिए सर, हाँ प्लीज कंटिन्यू करें। एक और सवाल था मेरा कि ये तो हो गया कि वो जो बिगनर है, बिल्कुल नया बच्चा है, उनके लिए कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो इसके पहले एग्जाम दिए, फेल भी हो गए हैं,
थोड़े यानी उनको लगता है कि यार बहुत दिन हो गए, वो एक दिमाग में साइकोलॉजी जो है कि बार बार एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, कई बार दे चुका हूँ अभी तक कुछ हुआ नहीं है, ये इसमें हो जाता तो अच्छा था, मतलब हो जाता तो अच्छा था, वो उनके दिमाग में चलता है। बट कहीं दिमाग के पीछे हिस्से में वो एक डिससेटिस्फैक्शन या ऊबन तैयारी को लेकर ये वाली स्थिति, और प्रिपरेशन में सिर्फ कोई एक बच्चा नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके साथ ये स्थितियां बनती है। पर ऐसा नहीं है कि उनके उनके लिए आगे कोई मौका नहीं मिलता। उनके लिए आप क्या सलाह देंगे, वो क्या करे इन 1.5 महीनों में कि ये एग्ज़ाम लेके आगे बढ़ जाए, निकल जाए? देखिए, जब कोई बच्चा एक लंबे टाइम से प्रिपरेशन कर रहा होता है और उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, तो उसके अंदर आता है एक डिमोटिवेशन। जैसे जिस एनर्जी के साथ उसने शुरुआत की थी, वो एनर्जी कहीं ना कहीं लैग करने लगती है, कहीं ना कहीं डिक्रीज होने लगती है, कम होने लगती है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो उसे ये समझना है कि जो उसने प्रिपरेशन में टाइम दिया, ऐसा हमारी थिंकिंग होती है कि मेरा एग्जाम नहीं निकला इसलिए मेरी वो प्रिपरेशन बेकार हो गई। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आप जिस टाइम पे एग्जाम के लेवल में पहुंच जाते हैं, उस टाइम पे आपके एग्जाम्स निकलना शुरू हो जाते हैं। आप में से ये चीज आप में से सभी एक्सपीरियंस करेंगे एक बार, जितने भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जिस डेट से आपके एग्जाम्स क्लियर होना शुरू होंगे, फिर एक नहीं, आप जो भी एग्जाम दे रहे होंगे बैक टू बैक क्लियर कर रहे होंगे। रीजन क्या है, सोच के देखिए इसका रीजन क्या है। आप जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे, अब आप कंप्लीट तैयार हो चुके हैं। अब आप पढ़ाई नहीं भी कर रहे, फिर भी एग्जाम दे रहे हैं, फिर भी क्लियर हो रहा है। रीजन क्या है, अब आप अंदर से तैयार हो चुके हैं। तो फेलियर का रीजन हम कभी कभी किस्मत को भी दोष देते हैं कि भाई मेरी किस्मत खराब है, मैंने तो बहुत मेहनत की, नहीं हुआ। कहीं ना कहीं आप उस लेवल तक अभी थोड़ी सी कमी बची हुई है जहां तक आपको पहुंचना था, लेकिन आप बाकी लोगों से बहुत आगे हैं। मतलब जो बिगिनर है अभी, जो अभी तुरंत शुरू कर रहा है, उससे आप बहुत आगे पहुंच चुके हैं। मतलब अगला स्टेप और आपका सिलेक्शन, ऐसा भी पॉसिबल है। अब ये चीज अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे कि अगले ही स्टेप में मुझे सक्सेस मिल सकती है, तो फिर आपके अंदर ये डिमोटिवेशन जो आया हुआ है ये चला जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, शार्पन करिए अपने उन टॉपिक्स को जिन पे आपने पहले स्टडी की थी। ठीक है, और जिन टॉपिक्स में आपको पता है कि इनसे क्वेश्चंस बनने हैं, लाइक मैथमेटिक्स में डीआई से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, प्री लेवल पे भी एज वेल एज मींस लेवल पे भी। इंग्लिश में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, तो बस उन्हें शार्पन करना शुरू करो आज से। साथ ही साथ अगर मैं इसकी रीजनिंग सेक्शन की बात करूं, तो यहाँ पे पजल से रिलेटेड क्वेश्चन मिलने ही मिलने, तो आप वर्क करिए ना उसके ऊपर दोबारा, और बिल्कुल दिमाग में रखिए कि मैंने शुरुआत क्यों की थी। आप अगर एक बार उस पर्टिकुलर रीजन को बार बार दिमाग में लेके आएंगे, तो आपके अंदर एनर्जी भी आएगी चीजों को करने की, और आप अच्छे से कर पाएंगे। बिल्कुल, कहीं और से एनर्जी की जरूरत, आउटसोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सर मैं मोटिवेशन के केस में भी ये देखता हूँ, ऑब्वियसली डे आपको ये पता चल गया कि आपको कोई चीज क्यों चाहिए, यू नो द रीजन, आप उसके बारे में सोचते हैं, यदि आपको किसी बाहर से मोटिवेशन की जरूरत नहीं। एक सर बहुत अच्छी बात यह दिमाग में आई थी मेरे, कि जो बच्चा प्रिपरेशन, जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे उसी दौरान मुझे लगा कि आप बात सही कह रहे हो, उसी बात को मैं दूसरे तरीके से बोलूँ। जो प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे थे ना, आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पता है। लाइक आपको ये पता है कि पेपर कैसा होता है, एग्जाम का फील कैसा होता है, वहाँ बैठने का फील कैसा होता है, वहाँ प्रेशर कैसा होता है, सारा सब कुछ पता है आपको। ठीक है, अब बस ये है कि उन सभी में से कहाँ कहाँ आपका पार्ट मिसिंग है, कहाँ कहाँ आपकी प्रॉब्लम है, किस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस में आप लैग कर रहे हो, वो सब आपको पता होगा, ये गारंटी है। एक ही चीज़ है कि वो आप उसको नोटिस में कब लेके आते हो अपनी प्रिपरेशन में, ये 1.5 महीने में, और उसके ऊपर कितना काम कर लेते हो, है ना, उसको काउंटर कितना कर लेते हैं। तो यदि आप उस तरीके से उसको काउंटर करोगे ना, तो एक एक जो कमियां हैं वो इरेज होती चली जाएंगी, तब आप अपने आप डिफॉल्ट जो है वो सिलेक्शन के करीब पहुंचते चले जाएंगे, है ना। तो आपको ज़्यादा पता है, आपको चीज़ों के बारे में ज़्यादा आइडिया, आप फैमिलियर हैं एग्ज़ाम से। लेकिन कई बार एग्ज़ाम से फैमिलियर होने का, एक सर मैं आपको केस बता रहा हूँ कि एक बच्चे से मेरी मुलाकात थी, मैंने कहा कि जी पेपर कैसा रहा, तो बोला मस्त, ऐसा जवाब आया। तो मैं एग्ज़ाम रिव्यू ले रहा था, तो मैंने कहा कि कब से, अब मुझे थोड़ा अजीब लगा कि मस्त पेपर होने का मतलब, जब किसी के दिमाग में ये कोई बहुत उससे बोल दे टफ पेपर आया हो, आपको पता हो, बाकी बच्चे टफ 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 चिल्ला रहे हैं और बंदा कह रहे हैं बहुत मस्त सा पेपर हुआ। मैंने कहा जी कितना समय हुआ प्रिपरेशन करते हुए? देन ही सेड कि
सर प्रिपरेशन तो बहुत पहले छोड़ दी थी। मैंने कहा अभी तो एग्ज़ाम बोले ऐसे ही बस देने चला आया था, मैं तो पिछले 2 महीने से कुछ पढ़ा भी नहीं था। मैं डर नहीं लगा, बोले बिल्कुल डर, एक पैसे का डर, किस बात का डर। जब आपको एग्ज़ाम का डर खत्म हो जाए ना, आप समझ लो कि या कुछ गड़बड़ है। जिस दिन आपको एग्ज़ाम का, कई बार यूज टू हो जाते हैं ना एग्ज़ाम देते देते, तो एग्ज़ाम का प्रेशर फील ही नहीं करते। और एक होता है परफॉर्मेंस प्रेशर, और कई बार परफॉर्मेंस प्रेशर जब ओवर ड्राइव करता है आपको, तो आप मतलब डिस्ट्रॉय होती है, आपकी परफॉर्मेंस बर्बाद होती है। लेकिन एक बैलेंस लेवल तक वो प्रेशर जब आप होता है तो वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होता है। और ये वही लोगों के साथ होता है जो डेडिकेटेड होके थे। जिस दिन आपको एग्ज़ाम का डर लगा रहेगा ना, इसका मतलब आपने उसके लिए कोशिश करी है। बिल्कुल सही है सर, आप एकेडमिक्स में भी देख लीजिए, किसी भी जगह पे देख लीजिए, जो जिसने किया होता है कम, और जिसने नहीं किया होता है उसको तो लगता है अच्छा 4 क्वेश्चन भी आ गए यार, मैंने तो पढ़ा ही नहीं कभी, इतने टाइम से कुछ पढ़ाई वढ़ाई करी नहीं, 4 क्वेश्चन मैंने उड़ा दिए, और क्या चाहिए। खैर चलिए, ये सब बातें होती रहेंगी सर। अब हम लोग ये जरा सा जो मेंस का है, मेंस और प्रीलिम्स को ले, प्रीलिम्स का तो चलिए ठीक है, ऐसे करके हो जाएगा। उसमें जनरल अवेयरनेस आनी नहीं है, इंग्लिश आपकी 30 आएगी, रीजनिंग 35, और जो आपका मैथ्स से 35। आप क्या कहते हैं कि प्रीलिम्स में कितना क्वेश्चन करना चाहिए? क्योंकि पिछले ईयर्स का अगर हम कट ऑफ की बात करें, हालांकि स्टेट कट ऑफ होता है, पर आप कट ऑफ कितना एक बच्चे को कितना सजेस्ट करेंगे कि 80, 85 कितना वो टारगेट लेके चले, किसी भी स्टेट का हो? देखिए बेसिकली अगर मैं क्लर्क लेवल की बात करूं सर, तो यहाँ पे क्या है, कट ऑफ काफ़ी हाई रहता है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही आपको सजेस्ट किया, क्योंकि रीज़न ये है कि पीओ लेवल का भी बच्चा यहाँ पे एग्ज़ाम दे रहा है। और काफ़ी टाइम ऐसा भी देखा गया है कि उसने ज्वाइनिंग नहीं लिया। रीज़न क्या था कि उसका पीओ निकल गया आगे, तो वो पीओ के लिए जाएगा, ठीक है, लेकिन कट ऑफ हाई हो जाता है इस वजह से। तो सबसे पहली चीज, आप कोशिश करिए अपने आप को क्लर्क और पीओ लेवल दोनों लेवल्स पे अपने आप को तैयार करते रहिए, क्योंकि सिलेबस में कोई खास डिफरेंस है नहीं, ठीक है, वो लेवल बस क्वेश्चन का लेवल वेरी करता है, ठीक है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, अगर हम बात करें, अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया तो उसके बाद में आपकी जर्नी थोड़ी सी आसान बन जाती है। उसके बाद सारा खेल नॉलेज का है कहीं ना कहीं, और वो कॉन्फिडेंस भी सर ना आपको अच्छी तरीके से लेके बढ़ता है आगे। जैसे एक एग्जाम प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो सीना चौड़ा हो जाता है, एक फील गुड आता है, वो फील गुड आपको और बढ़िया करवाता है। बिल्कुल सही बात है। तो आगे फिर आपकी जर्नी आसान है, क्योंकि आगे मैं जो कट ऑफ देख रहा था प्रीवियस ईयर के, ज्यादातर स्टेट्स के 50% से भी कम कट ऑफ है। मतलब आगे जो मेंस में अगर आप देखें तो 50% से भी कम में आप फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू जैसा कुछ है नहीं क्लर्क लेवल पे, ठीक है। तो आपका जो प्री है, इसको आपको कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने की। मैं तो कहूंगा आप 90 क्वेश्चंस का, मतलब आप किसी भी स्टेट से हो फिर, अगर आप 90 क्वेश्चंस तक का अपना टारगेट बना के चलते हैं, मतलब इतनी स्पीड बना लेते हैं, तो आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पे पेपर का लेवल इजी आने वाला है। यहाँ पे मेन खेल है क्या, स्पीड का खेल है। आप कितना ज्यादा स्पीड में चीजों को कर पाते हैं। अब प्रॉब्लम एक और भी है कि यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, ठीक है, दोनों में सर इसको क्या अच्छा मान रहे हैं कि मतलब जैसे बैलेंस करना तो मुश्किल हो जाएगा, आप सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी लेके चलनी पड़ेगी फिर तो यहाँ। हाँ ऑब्वियसली, आपको सब्जेक्ट के अंदर भी स्टडी बनानी पड़ेगी। लाइक कि अब 20 मिनट के अंदर एक पेपर में, जैसे मुझे अगर रीजनिंग का पेपर 20 मिनट में देंगे तो मुझे पता है कि कौन सा समय ज़्यादा लेता है, कौन सा कम समय लेगा, और ये आपको मॉक टेस्ट से पता चलता रहेगा, स्पीड टेस्ट से पता चलता रहेगा उसके अंदर। क्योंकि जब सेक्शनल होता है पेपर, तब आपको पेपर के अंदर, यानी एक सब्जेक्ट के अंदर स्टडी बनानी पड़ेगी टॉपिक्स को लेकर। बिल्कुल, कौन सा टॉपिक में अपन ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, कौन से में कम ले रहे हैं, वो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जिसमें ज़्यादा ले रहे उसमें कम करने की कोशिश करिए, और वो पेपर में भी जाएगा। कई बार पजल लेके जैसे स्टार्ट कर दिया सर, हम पजल स्टार्ट कर दिया, और पजल ऐसी चीज़ है कि किसी के दिमाग में फटाक से आ जाएगी, हिट कर गई, स्ट्राइक कर गई तो सही चला गया, बिल्कुल अटक गया मामला, तो कई बार होता है वो अटका ही रहता है। भले आप कितने अच्छे स्टूडेंट्स हो, आपने बहुत सारे पजल सॉल्व करे, वो अटक गया, वो आपके समय 5 मिनट 7 मिनट बर्बाद कर देगा बस पूरा पेपर, वो जो सेक्शन का। तो सेक्शन में टॉपिक भी मुझे लगता है कि वहाँ पे भी स्टडी आपकी काम करेगी, और वो हम नहीं बता सकते, आप नहीं बता सकते, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, राइट, है ना सर? कि आप, और वो आप ऑब्जर्व करोगे जब आप मॉक टेस्ट देते हैं, तो यही इसीलिए तो देते हैं। बिल्कुल सही बात है। पेपर दे रहे हैं, स्पीड टेस्ट दे रहे हैं, तो आपको उसके अंदर देखना पड़ेगा कि आज हमने पजल से स्टार्ट किया तो हमने समय के अंदर इतने क्वेश्चन कर लिए,
अगले दिन हमने क्या किया कि वो जो नॉर्मल वाले क्वेश्चंस थे वो पहले कर लिए, सिंगल लाइनर, वो सिलॉक्स इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, ये पहले किए, पजल को बाद में उठाया। तो हम कितना अटेम्प्ट कर ले गए, क्या स्कोर। तो कहने का अर्थ है ये कि हर सब्जेक्ट में ये आपको इस हिसाब से स्ट्रेटजी प्लान आउट करनी पड़ेगी जब सेक्शन की बात आएगी। बिल्कुल सर मेंस में क्या सेक्शन है, वहाँ पे भी है? देखिए मेंस में आपका पहली चीज तो जीए का सेक्शन रहता है, दूसरा आपका इंग्लिश का सेक्शन है। अब रीजनिंग और कंप्यूटर एक साथ आपका कंबाइंड रहता है, बिल्कुल, और एक आपका मैथमेटिक्स का सेक्शन रहता है, ठीक है। अब अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो यहाँ पे आपके 190 क्वेश्चंस रहते हैं, बिल्कुल 200 मार्क्स के रहते हैं, और 160 मिनट्स का टाइम यहाँ पे आपको ओवरऑल मिल रहा होता है, ठीक है। मीन्स अब यहाँ पे आपके पास टाइम तो सफिशिएंट है, अगर देखा जाए बहुत ज्यादा कम टाइम नहीं है। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि जीए लेवल के आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हैं। अब जीए के सेक्शन में सर अगर कोई वन लाइनर क्वेश्चन है या फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, उस केस में भी एक बच्चे को बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, क्योंकि वहां वो सॉल्व रीड आउट करना है, हाँ रीड करके आंसर करना है। तो आपके पास यहां से आप टाइम बचा सकते हैं। दूसरा इंग्लिश का सेक्शन, आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन या रीअरेंजमेंट के सेक्शन में इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर एरर डिटेक्शन की बात करें या फिर फ्रेज रिप्लेसमेंट, फिलर, इसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता। अब यहाँ पे आप अपने टाइम को ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन अब पॉइंट ये भी बन रहा होगा कि अच्छा ठीक है यहाँ से टाइम बचा लेंगे और उधर टाइम लगा देंगे। तो भाई प्री में भी सेक्शनल टाइमिंग है और मेंस में भी सेक्शनल टाइमिंग है, ठीक है, नहीं कर तो सकते। बचा लिया भी अगर टाइम तो फिर रिवीजन उसी में कर सकते हो, बाकी और दूसरे सब्जेक्ट में लेके वो टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे हर सेक्शन के लिए आपका 35 मिनट, जैसे आपका जीए के लिए टाइमिंग है सेक्शनल टाइमिंग, 35 मिनट आपका इंग्लिश के लिए टाइमिंग है, 45 मिनट आपको रीजनिंग और कंप्यूटर के लिए मिलेगा, और सेम 45 मिनट आपको मैथमेटिक्स के लिए मिलेगा। तो आपका ये टाइम बचाने वाला जो प्रोसेस है ये यहाँ पे काम नहीं आएगा। हाँ 45, अब अगर हम ध्यान से देखें तो मैथ्स और रीजनिंग के जो सेक्शन है आपके 45 मिनट मिल रहे हैं आपको। तो सर चिढ़ा रहा होता है वो 60 जो 60 क्वेश्चन 45 मिनट। हाँ तो वो तो पहले से ही कह रहा है कि देखो हम तुम्हें पहले चैलेंज दे रहे हैं, 45 मिनट दे रहा है, 60 सवाल दे रहा है। हाँ, अब इसमें क्या है, जो कंप्यूटर्स के सेक्शन रहेंगे उसमें आपका टाइम कंज्यूम ज़्यादा नहीं होगा, रीजनिंग और कंप्यूटर क्योंकि साथ में, लेकिन हाँ रीजनिंग के सेक्शन में टाइम लगेगा, और हमारे रीजनिंग गुरु इस चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे क्यों लगना चाहिए टाइम रीजनिंग के सेक्शन में। सर मेंस में, हाँ मेंस लेवल पे, मेंस में देखो सर, मेंस में पूरे तो करने नहीं होते, पहली बात तो ये समझ लीजिए। 45 मिनट है, 60 क्वेश्चन है, तो आप अगर ये सोच के जा रहे हैं कि अपन 60 आउट ऑफ 60 मार्क करके आएंगे, वो 35/35 वाला हिसाब नहीं है। प्रीलिम्स में 35 में 35 बनाना आसान है, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस बस स्पीड पे होते हैं। चाय कॉफ़ी के साथ 10वीं कक्षा के 12वीं कक्षा के बच्चे को दे दो, एक बार पढ़ेगा क्वेश्चन, समझ में आ जाएगा उसको करना क्या है, बिल्कुल बना लेगा वो भी, तो किसी के लिए मुश्किल नहीं है। प्रीलिम्स के लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई प्रिपरेशन करने की ज़रूरत पड़नी चाहिए। हाँ जहाँ पे कॉन्सेप्ट ही सीखना है, लाइक इंग्लिश में अगर आपको ग्रामर के लिए कॉन्सेप्ट सीखना है, हाँ, वो तो सीखना है, तो उस पर तो काम करना पड़ेगा आपको। मेरे सब्जेक्ट में तो मुझे नहीं लगता कि सीरीज दे रखी है दाईं तरफ से 15वां आपको गिनना है, उसमें एलिमेंट कौन सा है, तो क्या विज्ञान लगाएंगे आप बताइए। बिल्कुल सही। जब मेंस की बारी आती है ना, तो सर मेंस में पजल्स के साथ वो एग्जामिनर भी वैसे ही खेलता है, उसको मालूम है कि एक इनका स्पीड वाला तो मामला हो गया, अभी देखना है डिसीजन मेकिंग क्या है। हर टेस्ट में आपकी डिसीजन मेकिंग चेक हो जाती है। वो ऐसे कि आपको 4 पजल दे रखी है, उसमें से उनने 2 पजल आसान दे रखी है, एक मॉडरेट लेवल की, एक हाई लेवल की है, ठीक है। अभी आप डिसीजन कैसे लेते हो, यानी पहली पजल आई, कुछ लोग जैसे कहते हैं ना, मतलब टर्म को नेगेटिव में वे में बोलते हैं, पर बैल की तरह शुरू हो गए, मिला बस तुरंत शुरू कर दिया। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, एक पजल आपने उठाया सर, मान लीजिए आपने 3-4 मिनट भी दिया पजल को, और खुदा ना खास्ता वो आपसे गलत हो गया, तो 2 ही रास्ते आपके पास है, या तो उस पजल को जितना समय दिया है उसको छोड़ बर्बाद मान के आगे बढ़िए, दूसरा तरीका ये रीअटेम्प्ट करिए। एग्जाम में रीअटेम्प्ट देने का मतलब ये हुआ कि फिर आप 2-3 मिनट दे रहे हैं एंड स्टिल यू डोंट नो कि आप सही उत्तर में पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। पहुंच गए तो ईश्वर करे कि पहुंचे, हालांकि ईश्वर करे कि वो नौबत ही ना आए, एक बार में क्वेश्चन बने। दूसरी बात, अगर आप नहीं पहुंचे तो फिर इसका मतलब पहले 4 मिनट गए थे, 3 मिनट आपने 4 मिनट जो रीअटेम्प्ट में दिए वो भी गए, 7 मिनट में आपको क्या मिला, 0। ठीक है, कोई आपने अपने टाइम से पहले ही 7 मिनट निकाल, 7 मिनट पीछे हो गए आप बाकी लोगों से,
बिल्कुल सही बात है। और उस 7 मिनट में आप क्या बना सकते थे आपको पता है। तो ये सर सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में ही जाएगा, और हमारे सब्जेक्ट में तो मेंस में टाइम लगना ही लगना है, पर आप अगर स्ट्रेटजी के हिसाब से चलेंगे तो यू विल फील लाइक यू हैव सफिशिएंट टाइम। हमेशा बच्चे को एक ही चीज के लिए तैयार होना चाहिए कि इस एग्जाम में हमें क्वेश्चन को 2 बार ना सॉल्व करना पड़े। जिस दिन आप ये टारगेट के साथ, जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो खास तौर से 2 बार ना सॉल्व करना पड़े, एक ही बार में हो जाए, ये खास ध्यान रखिए। और ये आदत हो जाए जब आपकी, ये क्वेश्चन एक ही बार में बने, आपको निश्चित रूप से फायदा मिला है। बोलिए सर, कुछ और पूछिए आप। सो बेसिकली अब आपको सारी चीज़ें लगभग क्लियर हो चुकी हैं कि प्री लेवल पे आपका क्या सिलेबस रहने वाला है, मेंस लेवल पे क्या रहने वाला है, सेक्शनल टाइमिंग आपका प्री और मेंस दोनों ही लेवल पे है। दूसरी चीज़, एक और पॉइंट दिमाग में रखिए कि आपका एग्जाम डेट भी नोटिफिकेशन में गिवन है, डेट नहीं मंथ गिवन है कहीं ना कहीं, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। मेंस के लिए, मेंस का आपका एग्जाम अक्टूबर में होने वाला है। मतलब जैसे ही आप प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे तुरंत आपको बस लग जाना है मेंस के लिए। और मैं तो ये सजेस्ट करूंगा आप सभी को कि आप जीए के सेक्शन, भाई जीए और कंप्यूटर सी अलग से पढ़ना है, बाकी तो हम ऑलरेडी उसके लिए करंट अफेयर्स आज ही से फॉलो करें। हाँ, तो मतलब कम से कम अगर कंप्यूटर में भी सर ऐसा कुछ नहीं रहता है, वो हर बार ऐसा रहता है, पर वो कंप्यूटर से संबंधित रीजनिंग के ही सवाल पूछते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसमें कंप्यूटर का पूछ लिया। आपको मशीन इनपुट दे देगा, कह देगा कंप्यूटर का है ये क्वेश्चन, क्या कर लोगे बताओ। हम तो रीजनिंग में पढ़ाते हैं। बिल्कुल सही। तो बिल्कुल कंप्यूटर के लिए चिंता मत करिए आप। हाँ, कंप्यूटर का बेसिक जरूर पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए, हमें लग रहा है उतना सब। हाँ, ऑब्वियसली चलिए, आसानी से आप कर सकते हैं। तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही है। एज वगैरह के बारे में आप लोगों को क्या ही बताना, नोटिफिकेशन में तो सब देख ही लिया होगा। अब तो आप सबको पता है कि हमारी एज है कि नहीं, हम एग्जाम देने की स्थिति में है नहीं। हाँ, एक और चीज एज को लेकर जाते जाते मैं आपको बोल के चला रहा हूँ, जरा उन लोगों से कभी मुलाकात हो जाए जिनकी एज बची हो 1 साल एक एग्जाम की, या जिनकी जस्ट निकल जाए एग्जाम के नोटिफिकेशन से 1 दिन 2 दिन के इधर उधर या ना देने की स्थिति बन जाए। उन लोगों से कष्ट के बारे में पूछ लीजिए, कैसा फील होता है। लुट गए, बर्बाद हो गए, ऐसा फीलिंग आता है। और ये फीलिंग ना आए इसके लिए थोड़े से अलर्ट हो जाइए, तैयार हो जाइए। इस समय की थोड़ी मेहनत जिंदगी भर आपको सुखी कर सकती है, और आज का थोड़ा सा एंजॉयमेंट, लापरवाही लाइफ टाइम एग्नी जो है आपको छोड़ के चला जाएगा आपके लिए, ऑब्वियसली। तो आई होप कि आप लोग समझदार हैं और अपना भविष्य बेहतर तरीके से चुन सकते हैं, उसके लिए बेहतर काम कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही है इस एग्ज़ाम पे चर्चा के इस एपिसोड में। आगे फिर मुलाकात होगी, एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।